स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के विज्ञान के जो खंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसके पहले अध्याय जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कोशिकाओं के बारे में। उससे पहले जब शुरुआती क्लास हमारा हुआ था तो इंट्रोडक्शन में कोशिका के इतिहास को हम लोग जाने थे, और फिर लास्ट क्लास में आपने कोशिका के संरचना को जाना। कोशिका की संख्या के आधार पर जो सजीवों का वर्गीकरण किया गया है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। और आज का जो हम लोगों का क्लास है वो मुख्य रूप से जो कोशिका की संरचना है उसी से जुड़ा हुआ क्लास है। और आपने पढ़ा था जो कोशिका की संरचना है, कोशिका की जो बनावट है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। जो कोशिका का सबसे बाहरी परत है, बाहरी लेयर है, बाहरी घेरा है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको आपने पढ़ा था कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। फिर उसके बाद जो कोशिका का मध्य भाग था, उस मध्य भाग में जो गोल घना भाग होता है, घना पिंड की तरह रहता है, उसको केंद्रक, न्यूक्लियस पढ़े थे। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको आपने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म पढ़ा था। और अभी हम लोग कोशिका की जो सबसे बाहरी परत है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसी पर चर्चा करने जा रहे थे। और पिछले क्लास में चर्चा भी हुई थी कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्धपारगम झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, या उसको वर्णात्मक पारगम झिल्ली, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। साथ ही हम लोग यह भी चर्चा किए थे कि आखिर इसको वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है। तो वहां चर्चा हुई थी कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से होकर कुछ खास चुने हुए पदार्थ ही आदान प्रदान कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। मतलब कुछ खास पदार्थ ही कोशिका के अंदर से बाहर जा सकता है या बाहर से कोशिका के अंदर जा सकता है। सभी पदार्थों की गति नहीं हो सकती है। कोशिका झिल्ली एक प्रकार की वैसी झिल्ली है जो अन्य पदार्थों को गति करने से रोकती है। तो आज उन्हीं पदार्थों के गति के संबंध में कुछ विशेष बातें यहाँ करेंगे। आइए देखिए, जो पहला आज का टॉपिक है हम लोगों का, देख पा रहे हैं कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा विसरण विधि से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन O2 गैसों का आदान प्रदान होता है। ये गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। अब प्रश्न उठता है कि हम जो सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में होती है, तो जो आप सांस खींचते हैं अंदर की तरफ, ऑक्सीजन जाता है हमारी कोशिकाओं में, फिर उस कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रवेश कैसे करता है। तो आप इसको इस ढंग से समझिए कि कोशिकाओं में दरअसल होता क्या है, जो क्रियाएं होती है, तो आपको पता है संसार के सभी सजीवों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है भोजन को तोड़ करके ऊर्जा बनाने में। जैसे आप पेट्रोल डीजल को भी जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, गोईठा को जलाते हैं, LPG जलाते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो वहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और आपने पढ़ा होगा किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है। तो सोचिए कोशिका के भीतर क्या होती है, जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन का खपत होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है हमारी कोशिकाओं में। जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा और ऑक्सीजन का खपत होगा तो क्या होगा, कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी होते जाएगी कोशिका के भीतर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी कोशिका के भीतर, तो कोशिका के भीतर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो अधिक रहती है, इसी को कहते हैं उच्च सांद्रता। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है कोशिका के भीतर बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन चूंकि घट गया क्योंकि उसका उपयोग हो गया श्वसन में, तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब चूंकि कोशिका के अंदर में, कोशिका के बाहर कि कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि कोशिका के भीतर अधिक है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली के द्वारा निकल करके बाहर चली जाती है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर चली गई
तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वो मुक्त हो गया कोशिका से निकलने के बाद। अब फिर सोचिए, चूंकि कोशिका के भीतर ऑक्सीजन की तो कमी हो गई थी क्योंकि वो खपत हो गया था श्वसन की क्रिया में, तो कोशिका के भीतर ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की जैसे कमी होती है, लेकिन वायुमंडल में तो हम सभी जानते हैं 21% ऑक्सीजन है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है लेकिन कोशिका के भीतर कम है। तो इसका मतलब बाहर में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक और कोशिका के भीतर ऑक्सीजन की सांद्रता कम। तो अब बाहर से, मतलब कोशिका के बाहर से ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वो कोशिका के भीतर गति करके आ जाते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा चलते रहता है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है इस कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, उसी प्रक्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में भी विस्तार से पढ़ा है। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा विसरण विधि से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन O2 गैसों का आदान प्रदान होता है। ये गैसें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। ये क्लियर हो गया। अब तो ये तो थी गैस की बात। अब गैस से थोड़ा सा हट करके हम लोग जल पर आते हैं, जल की चर्चा करते हैं कि जल के साथ क्या होता है। लिखा गया यहाँ, जल H2O के अणु भी कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण के नियमों के अनुरूप उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि कई बार एक क्रिया का ही कहिए नकल हो जाती है दूसरी क्रिया में। जैसे बच्चे स्कूल में जब प्रार्थना करते हैं, चेतना सत्र का आयोजन होता है, वहां एकदम पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। बड़े लोग भी लाइन में लगना पड़ता है, बड़े लोगों को भी कई बार लगना पड़ता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर आप गए टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए, वहां देखते होंगे लोग एकदम कतारबद्ध हैं, पंक्तिबद्ध हैं। तो उसी क्रिया को बच्चे भी किसी कार्य को संपन्न करने के लिए पंक्तिबद्ध हुए हैं ताकि अनुशासित रह करके सभी लोग उस कार्य को संपन्न कर सकें। बड़े लोग भी उसी क्रिया को दोहरा रहे हैं टिकट खरीदते समय। तो जिस विधि से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान हुआ कोशिका झिल्ली के द्वारा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गति करते हैं, उसी तरह से जल के अणु भी, जल जो H2O है, इसके अणु भी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस का नाम बदल गया, इस क्रिया का नाम चेंज हो गया कि अगर जल के अणु गति करते हैं कोशिका झिल्ली के रास्ते, रास्ता क्या है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, उस कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के रास्ते अगर जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। वही लिखा गया है, जल के अणु भी कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण के नियमों के अनुरूप उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इस प्रक्रिया को विसरण ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए, ये विसरण की क्रिया थोड़ी सी विस्तृत रूप में इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और कई तरह की शर्तें हैं, कंडीशंस है, उस पर भी चर्चा होगी। लिखा गया आगे, कोशिकाओं में होने वाली जल की गति कोशिका के संपर्क में रखे गए विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए, कोशिका को जब जल के संपर्क में रखेंगे तो किसी न किसी पदार्थ के विलयन रहते हैं। जल हमेशा विलयन के रूप में रहता है, चाहे वो नमक जल का विलयन हो, चीनी जल का विलयन हो, तो किसी न किसी पदार्थ के विलयन में ही जल उपस्थित रहेगा। और उस विलयन के संपर्क में जब कोशिका को रखेंगे तो फिर जल के अणु गति करते हैं, और गति में तो 3 कंडीशन हो सकता है, आप भी समझ सकते हैं। या तो कोशिका के बाहर से जल के अणु कोशिका के अंदर आएगा, या कोशिका के अंदर से जल के अणु निकल करके बाहर जाएगा, या जल के अणु में कोई गति नहीं होगी। कोई गति नहीं होने का मतलब ये, ना तो बाहर से जल का अणु अंदर आएगा, ना अंदर से जल का अणु कोशिका के बाहर जाएगा। यही 3 स्थितियां हो सकती है। तो इन्हीं स्थितियों के आधार पर विलयन को भी 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है कि कोशिकाओं में जो जल की गति होती है, जिसको हम लोग यहाँ विज्ञान में परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, कि जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहा जाता है। और ऑस्मोसिस की जो क्रिया होती है वो 3 तरह के विलयन में होती है, और वो तीनों विलयन देखिए यहाँ लिखा गया है कि ये विलयन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दिख रहा होगा आपको,
अल्प परासरण दाबी विलयन। अल्प, अल्प मतलब थोड़ा कम, अल्प परासरण दाबी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है समपरासारी या समपरासरण दाबी विलयन, समपरासारी या समपरासरण दाबी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा देखिए लिखा गया है अति परासरण दाबी विलयन। अति मतलब बहुत ज्यादा, अल्प मतलब थोड़ा, अति मतलब बहुत ज्यादा, और सम मतलब बराबर, इक्वल। तो बस अब मेरे अंदाज से ये तीन जो छोटे छोटे शब्दांश है, इसको अगर आप समझें, अल्प, सम और अति, तो इसी से ये परिभाषाएं भी इन विलयनों का क्लियर हो जाएगा आपको। तो अति परासरण दाबी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोशिकाओं में जो जल के अणु की गति होती है, जल के अणु का आदान प्रदान होता है, वह विलयन के प्रकृति पर निर्भर करता है। और विलयन होते हैं तीन प्रकार के, कौन कौन सा? तो सबसे पहले एक नंबर में हम लोग अब चर्चा करेंगे अल्प परासरण दाबी विलयन के बारे में, दूसरा अति परासरण दाबी विलयन, सम परासरण दाबी विलयन, और तीसरा अति परासरण दाबी विलयन। तो आइए अल्प परासरण दाबी विलयन पर बात करते हैं। लिखा गया है यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात वैसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक और नमक या शक्कर, शक्कर मतलब शुगर, शर्करा भी कहते हैं इसको, चीनी भी कहते हैं, की मात्रा कम हो में रखा जाता है, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के भीतर गति करने लगता है। इस प्रकार के विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अब इसको समझना है कि ये अल्प परासरण दाबी विलयन क्या है। सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है। जो लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप ये यूट्यूब पर जो आप हमारा चैनल है उसमें जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप केमिस्ट्री 9th खोलिएगा तो वहाँ केमिस्ट्री के 2 चैप्टर की पढ़ाई हो गई है और दोनों चैप्टर के सभी वीडियोज वहाँ अपलोड किए गए हैं, रखे हुए हैं। आप वहाँ से केमिस्ट्री के जो छूटा हुआ भाग है, केमिस्ट्री के जो छूटे हुए वीडियोज है, उसको देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इस बात को भी। तो आप वहाँ से सीख लीजिएगा। और वहाँ हम लोग चर्चा किए थे तनु विलयन और सांद्र विलयन पर। तनु विलयन का मतलब होता है कि जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा कम रहती है, जैसे 1 लीटर पानी है उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दिए। सोचिए कि 1 लीटर पानी में मात्र 1 चम्मच चीनी घोली हुई है तो कितना मिठास होगा, बहुत कम मिठास होगा। जबकि 1 लीटर पानी है उसमें 25 चम्मच चीनी घोल देते हैं, स्वाभाविक है शरबत मीठा हो जाएगा, अधिक मीठा होगा। तो जिसमें अधिक मात्रा में चीनी या विलय पदार्थ घुला हुआ है वह विलयन सांद्र हो गया, कंसंट्रेट हो गया। और जिसमें कम मात्रा में चीनी घुली हुई है या विलय पदार्थ घुला हुआ है वह तनु हो गया। तो यह तनु और सांद्र विलयन है। यहाँ कह रहा है कि आप कल्पना करें कि किसी कोशिका को, चाहे वो पौधे की कोशिका हो या जंतु की कोशिका हो, कोशिका को हम लोग एक ऐसे विलयन में रखते हैं जिस विलयन का नेचर कैसा है, तनु है, डाइल्यूट है, तनु विलयन में रखते हैं। और तनु विलयन का मतलब यहाँ लिखा गया है कि वैसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक, जल अधिक रहेगा, और नमक या शक्कर, नमक और जल का भी विलयन बना सकते हैं। नमक और शक्कर मतलब चीनी, शुगर भी कहते हैं इसको, शर्करा भी कहते हैं। तो शक्कर की मात्रा कम रहनी चाहिए, नमक या शक्कर दोनों में से कोई एक, नमक जल का बनाइए या शक्कर जल का बनाइए, लेकिन जल अधिक दीजिए और नमक या शक्कर बहुत कम मात्रा में दीजिए। तो उस तरह के विलयन को कहेंगे तनु विलयन। अब सोचिए उस तनु विलयन में अगर हम लोग किसी कोशिका को रखते हैं तो क्या होगा। अब जिस तनु विलयन में आप रखे हैं कोशिका को, तो क्या होता है, उस विलयन में जल तो अधिक है और नमक या शक्कर कम है, तो उस विलयन में जल की मात्रा अधिक हो गई और उस विलयन में आप कोशिका को दे देते हैं। जैसे उस विलयन में आप कोशिका को डालते हैं तो कोशिका के भीतर जल की मात्रा कम है, जबकि कोशिका के बाहर जिस विलयन में कोशिका को रखा गया है उस विलयन में जल की मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण जल के अणु क्या होते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करने लगते हैं। तो अधिक सांद्रता कोशिका के बाहर है जल का और कोशिका के भीतर में जल की सांद्रता कम है, तो जिसके कारण जल के अणु गति करने लगते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि जल जो है वह कोशिका के भीतर प्रवेश करने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो जल के अणु है वो कोशिका के भीतर आने लगता है और अंत में कोशिका क्या होती है, फूलने लगती है। वही लिखा गया है
ऐसे विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका फूलने लगती है। आप याद कीजिए, आपके घर में जो बीज होंगे, गेहूं का बीज हो या कई बार हम लोग चना को फुलाकर खाते हैं, तो उस चना को जब भिगोते हैं पानी में, तो वो चना का जो दाना होता है वो एकदम चिकटा हुआ रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे उसको आप पानी में डाल के कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं, तो बाहर जो पानी में डाले वो चना अपने आप में कोशिका है, जीवित है, तब तो उससे नया पौधा बनता है। गेहूं का बीज वह भी जीवित है, कोशिका है उसके भीतर। तो जैसे उसको पानी में डालते हैं चना के बीज को या गेहूं के बीज को, तो उसके भीतर जो कोशिकाएं हैं, चूंकि चना या गेहूं का बीज जो हमारे घर में या कहीं स्टोर में रखा हुआ था, उसके भीतर जल की मात्रा बहुत कम थी, उसको सुखा कर रखा गया था। लेकिन उसको जब आप जल में डुबा देते हैं, या किशमिश को जल में डुबाते होंगे, तो किशमिश भी सूखा हुआ रहता है, उसके अंदर जल की मात्रा बहुत कम रहती है। तो जैसे जल में देते हैं तो बाहर जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस विलयन में डुबाए उसमें जल है पूरा। और जैसे उसमें बीज को डाले, चना के बीज को, गेहूं के बीज को या किशमिश को डाल देते हैं, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे वो जल के अणु कोशिका के भीतर, मतलब चना या गेहूं या किशमिश के भीतर प्रवेश करने लगता है। और चना, गेहूं या किशमिश का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और चना फूल करके पूरा बड़ा सा रूप ले लेता है। गेहूं का बीज भी फूल जाता है, किशमिश भी फूल करके अंगूर का रूप ले लेता है। यही है अल्प पराशरनदाबी विलयन, कि बाहर में जो है वो बहुत ज्यादा उच्च पराशरण कह सकते हैं, उच्च सांद्रता में जल है, जल की मात्रा अधिक है, लेकिन कोशिका के भीतर बहुत कम अगर जल रहेगा, इसको अल्प पराशरनदाबी विलयन कहेंगे। और इस स्थिति में विलयन में जो जल है वो धीरे धीरे कोशिकाओं में आ जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं फूल जाती है। अब इसी तरह से हम लोग अगले क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो चर्चा करेंगे समपराशायी या समपराशरनदाबी विलयन पर, और अति पराशरनदाबी विलयन हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक पर भी चर्चा होगी। नाम से क्लियर है, ये जो 2 नंबर वाला है समपराशारी या समपराशरनदाबी विलयन, मैं थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूं। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि जल के अणु में गति ही नहीं होगी, दोनों तरफ क्या होगा, जल की सांद्रता समान होगी। अभी 1 नंबर वाला में क्या देखे थे कि कोशिका के बाहर जिस विलयन में आप कोशिका को रखे थे, तो कोशिका के बाहर जो विलयन है उस विलयन में जल की मात्रा अधिक है, जल की सांद्रता अधिक है, जबकि कोशिका के भीतर जल की मात्रा कम है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। अब जैसे पानी बहता है, क्या होता है, अगर इस मान लीजिए ये एक नली है, इसमें पानी भर के छोड़ दें तो नहीं बहेगा, लेकिन ऐसे कर दें तो उच्च तल से निम्न तल की तरफ पानी जाएगा, जिधर लेयर ऊंचा है वहां से निचले लेयर की तरफ पानी गति करेगा। तो वही घटना यहां भी होती है कि उच्च सांद्रता मतलब उधर जल की मात्रा अधिक है, और निम्न सांद्रता वहां जल की मात्रा कम है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जल के अणु गति करने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पराशरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये समपराशरनदाबी और अति पराशरनदाबी पर अगली क्लास में चर्चा होगी, लेकिन इतना थोड़ा सा समझ लीजिए कि समपराशरनदाबी विलयन जो होता है, इसमें कोशिका के भीतर और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता समान होती है, जिसके कारण कोशिकाओं में जल की गति नहीं होती है। जबकि अति पराशरनदाबी में हम लोग देखेंगे कि बाहर जल की मात्रा कम होगी और अंदर कोशिका के भीतर जल की मात्रा अधिक होगी, जिसके कारण कोशिका के भीतर से ही जल निकल करके बाहर जाने लगेगा। तो और सभी बातें हैं जिस पर विस्तार से आपसे हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। आज इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, यह एक तरह का अर्ध पारगम या वर्णात्मक पारगम झिल्ली है, जिससे कुछ खास चुने हुए पदार्थ ही गमन करते हैं। तो उन बातों को समझने में आज का वीडियो हेल्प करेगा आपका, कि कैसे गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण विधि से, डिफ्यूजन विधि से, कि जैसे गैस की मात्रा बढ़ती है तो उच्च सांद्रता हो जाता है कोशिका के भीतर, फिर वो बाहर निकल जाती है, फिर बाहर अगर किसी गैस की मात्रा बढ़ गई, अंदर घट गई, तो बाहर उच्च सांद्रता में गैस है तो वो फिर कोशिका के भीतर आ जाता है। इस तरह से सांद्रता घटने बढ़ने से ही गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, और इस क्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। फिर इस जैसे गैसों का आदान प्रदान होता है, उसी तरह से जल का भी आदान प्रदान होता है, कि जल के अणु भी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का एक स्पेशल नामकरण किया गया है, जिसको पराशरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। तो विसरण और पराशरण दोनों लगभग मैकेनिज्म सेम है। विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है, पराशरण में जल का आदान प्रदान होता है, और फिर ये जल का जो आदान प्रदान होता है वो विलयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। और हम लोगों ने आज की क्लास में चर्चा किया कि विलयन की प्रकृति 3 प्रकार की होती है,
अल्प पराशरण दाबी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सम परासारी या सम पराशरण दाबी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और अति पराशरण दाबी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह से हाइपो, आइसो और हाइपर, इस तीन शब्द को, अल्प, सम और अति, इस तीन शब्द को अगर आप समझें तो आसानी से इसके अर्थ को भी समझ सकते हैं। और उसमें से जो पहला था अल्प पराशरण दाबी विलयन, उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया, और कोशिकाओं को ऐसे विलयन में रखने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है वो भी आपने देखा कि कोशिकाओं को जब ऐसे विलयन में आप रखेंगे तो जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, जिसके कारण धीरे धीरे कोशिकाएं फूलने लगेगी, उसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सबों को आज का क्लास पसंद आया होगा, समझ में बातें आई होगी। आप घर में अधिक से अधिक कॉपी का रिवीजन कीजिए, पीछे के बातों को पढ़िए, टेक्स्ट बुक जो आपकी किताब है उसको भी पढ़ते रहिए रेगुलर कंटिन्यू, और फेयर नोटबुक में भी सारी बात को नोट करते जाइए, ताकि आने वाले समय में जब हमारा विस्तार से रिवीजन होगा तो आपके पास ये स्टडी मटेरियल के रूप में अवेलेबल रहे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ अब इसी चैनल पर 9th और 10th के लिए बायो का क्लास भी उपलब्ध है। अधिक से अधिक लोगों को क्लास के लिए प्रेरित कीजिए, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, उनको जोड़िए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। तो ठीक, अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब जो बचा हुआ टॉपिक है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।